इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज के किसान वाणी कार्यक्रम के इस अंक में हम जो महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं, वो जानकारी है बागवानी के बारे में कि ये जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में सदाबहार बाग जो भाई लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो सदाबहार बाग लगाने में क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बारे में हमने बातचीत करी है डॉक्टर देवेंद्र चहल से, जो कि बागवानी विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र अम्बाड़ा में। तो ये बातचीत हम कार्यक्रम में सबसे पहले सुनवा रहे हैं, आइए सुनते हैं। बाग लगाने में सावधानियां, इस विषय पे आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर देवेंद्र चहल को। आप बागवानी विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र अम्बाड़ा में। जी सर। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, हम जानना चाह रहे हैं कि जैसे अब बरसात का मौसम आ ही गया है लगभग, तो ऐसे में कुछ बागवान भाई हैं जिन्होंने पहले ही सोच रखा होगा कि हमने भाई बाग लगाना है, तो उनके लिए हम ये जानकारी आज आपके साथ साझा कर रहे हैं कि आप बताएं कि जब कोई भी किसान भाई है, जब वो बागवान बनने चलता है, तो सबसे पहले उसकी ज़रूरत किस बात की रहती है कि भाई कैसी जगह उसको चुनाव कर लेनी चाहिए? जो भी किसान भाई बाग लगाना चाहता है उसे कुछ विशेष बातों पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले जिस जगह को चयन करता है वो जगह कहीं न कहीं सड़क के आसपास होनी चाहिए, ताकि यातायात के साधन जो है आसानी से उपलब्ध हो जाएं। दूसरा जो है, जो खेत का चुनाव करेगा उसकी खेत की मिट्टी ज़रूर चेक करवा लेनी चाहिए। मिट्टी ज़्यादातर जो है बाग के लिए दोमट और रेतीली दोमट को जो है प्रेफरेंस दी जाती है, और इसमें मिट्टी की जांच जरूर करवा लें। मिट्टी की जांच करवाने के लिए आपको सैंपल थोड़ा सा अलग ढंग से लेना पड़ेगा बाग के लिए, क्योंकि बाग में जो मिट्टी की जांच होती है उसमें लगभग जो है 6 फुट तक की मिट्टी की जो है सैंपलिंग की जाती है। जो सैंपल लिए जाते हैं वो अलग अलग गहराई से लिए जाते हैं। पहला सैंपल जो है 0 से 15 सेंटीमीटर पे, दूसरा सैंपल 15 से 30 सेंटीमीटर पे, उसके बाद हर फुट पे एक सैंपल लिया जाता है, और इस तरह से 7 सैंपल हो जाते हैं। और ये 7 सैंपल जो है अलग अलग थैलियों में डालने हैं जी। और ये उस खेत में कम से कम 2 या 3 जगह से ऐसे लेना है, और हर जो तह है उस तह को मिक्स करके और 1 आधा किलो का सैंपल बना लेना है। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि किसान भाइयों को मान लिया वो सेंटीमीटर से ना समझें, तो आप एक देसी हिसाब से बताओ भाई किस तरीके से भी कितना माप का है, मतलब ना भाई। देसी तरीका ये है कि जो पॉपुलर लगाने वाला बर्मा आता है वो लगभग 3.5 फुट के आसपास का होता है जी, और सैंपल लेने के लिए सबसे आसान वही है जी। इससे पहले हम अगर इस्तेमाल करते थे किसान के पास होता नहीं था, लेकिन ये बर्मा सबके पास है आजकल जी। तो इस बर्मे से में क्या है कि सबसे पहला सैंपल आपने लेना है, तो खेत में 4 जगह से लगभग 6 इंच के आसपास जी बर्मे से मिट्टी निकाल लें जी, और 4 जगह मिट्टी इकट्ठी करके 1 आधा किलो का सैंपल बना लें जी। वो 4 जगह जो उसने सेलेक्ट करी है, उसके बाद उन्हीं में से अगली 6 इंच का ले ले जी, ठीक है, उनको भी ऐसे ही मिक्स करके एक सैंपल बना ले जी जी उसके बाद लगभग जो है 1.5 फुट पे ले ले जी, फिर 2.5 फुट पे ले ले उसमें अंदाजे से, फिर 3.5 फुट पे जी, और 4.5 फुट तक का तो सैंपल ले ही लेना चाहिए। उसके बाद कहीं 1-2 जगह बर्मा लगा के देख लेना चाहिए, अगर नीचे कंकर पत्थर ना हो या सख्त लेयर ना हो, चाहे सैंपल ना भी लें लेकिन हार्ड लेयर नहीं होनी चाहिए। ठीक डॉक्टर साहब, तो आपने बताया कि ये इस तरीके से सैंपल तैयार कर लें बागवान भाई जहां वो बाग लगाने के लिए इच्छुक है। मिट्टी की जांच करा लें, बिल्कुल, साथ में पानी की भी जांच करा पानी की लें भी जांच करवा ले, अगर ट्यूबवेल का पानी है तो जरूर करवा ले, नहर के पानी की जरूरत नहीं है जी। तो ये भी अच्छी बात बताई आपने कि जहां नहरी पानी लगता हो तो वहां तो जांच कराने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर ट्यूबवेल से पानी देना है तब जरूर पानी की भी जांच करा लें। बिल्कुल।
अब मिट्टी की जांच होगी, पानी की जांच होगी, रिजल्ट किसान के हाथ में है, तो फिर ऐसे में वो अब उससे आगे किस तरीके से निर्धारण करे? उसके बाद किसान को जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को लेके किसी बागवानी विशेषज्ञ के पास जाए जी। और उस हिसाब से जो फलीय पौधे हैं और जो उसकी किस्में हैं उनका चयन करे। यानी पौधों का और किस्मों का जो चुनाव है उस मिट्टी की जांच के ऊपर निर्भर करेगा। उसके साथ साथ जलवायु पे भी निर्भर करेगा कि उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है। उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है। तो पौधों का अब अगर हम मोटा मोटी बात देखें डॉक्टर साहब कि जिस इलाके में हम बैठे हैं, करनाल का, कुरुक्षेत्र का, इधर कैथल हो गया, अम्बाड़ा हो गया, ये आसपास का जो इलाका है डॉक्टर साहब, जहाँ तक हमारी और आपकी आवाज़ पहुँच रही है, जी। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र की जो मिट्टी है, ये किस किस की तरीके के जो फल और वृक्ष हैं उनको स्वीकार करती है? नहीं, इस क्षेत्र में जो है ना लगभग 6 से 7 ऐसी फलीय पौधे हैं जो आसानी से उग जाते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन भी देते हैं जी। जिनमें आपका आम है, लीची है, चीकू है, उसके बाद जिसका आपका नाशपाती है, आड़ू है, आलू बुखारा है जी। तो ये, और उसके साथ साथ अमरूद है। अमरूद हर जगह हो जाता है, हरियाणा का कोई एक क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ अमरूद की खेती ना हो जाए। जी। तो ये 7 फसलें ऐसी हैं जिनका इस एरिया में जो है व्यावसायिक उत्पादन किसान कर सकता है। बेर भी हो सकता होगा डॉक्टर साहब? बेर हो सकता है, क्योंकि बेर वहीं होगा जहाँ लोग जीरी नहीं लगाते। मारू एरिया है जी। जहाँ जीरी लगती है, सेम चढ़ती है, वहाँ बेर नहीं होगा। तो पौधों का चयन इस तरीके से कर लें भाई कि ये जो 6-7 आपने बताए पौधे, ये 6-7 किस्म के पौधे लग सकते हैं। और उन्नत किस्मों के बारे में कहाँ से पता चलेगा डॉक्टर साहब? उन्नत किस्मों के लिए जैसे ही आपका जो विचार बन जाता है कि आपने बाग लगाना, मिट्टी भी टेस्ट करवा ली है, तो आप किसी नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं जी। या बागवानी विभाग के पास जाएं जी। और उनसे संपर्क करें कि इन फलों में कौन सी किस्में जो है उत्पादन ज़्यादा दे सकती है, जिसकी बाजार में मांग भी है। जी। तो उस हिसाब से उनका चयन करें। ये तो बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब कि भाई जहाँ मांग ज़्यादा होगी जिस किस्म की, वही किस्म लगाने का फ़ायदा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अब आती है बात कि भाई पौधे भी कभी चुनाव की बात होगी कि भाई कौन सी किस्म का पौधा लगाना है। अब बात आती है कि भाई धरती पे कार्रवाई कैसे शुरू करें? बिल्कुल। भूमि का चुनाव कर लिया, क्योंकि पौधे जैसे ही चयन कर लिए किसान ने, भाई ये इस फल की ये किस्में हमने लगानी है, तो जो पौधे से पौधे का फासला, लाइन से लाइन का फासला उसी हिसाब से निर्धारित होता है। जी। तो सबसे पहले कागज पर बैठ के रूपरेखा बनाए जी। उनका फासला सही ढंग से जो है उसमें रेखांकित करे जी। उसके बाद गड्ढे खोदने का काम करे। तो इनमें जो गड्ढे की है जी, क्योंकि फलीय पौधों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। जी जी। एक जो बड़े पेड़ है, दूसरे जो मध्यम आकार के हैं, तीसरे जो छोटे पेड़ हैं। जी जी जी। तो बड़े पेड़ जो है उनमें ज्यादातर फासला जो है 30 बाई 30 का या 30 बाई 25 फुट का रखा जाता है। अच्छा जी। और जो मध्यम के हैं उनमें 20 बाई 20 का या 20 बाई 15 का रखा जाता है जी। और जो छोटे हैं उनमें 15 बाई 10 का या 15 बाई 15 का रखा जाता है। जी डॉक्टर साहब। तो ये निर्भर करता है कि किसान ने उसके अंदर कौन सी फसल दूसरी उगानी है। यानी ये जो आपने साइज बताई ये फुटों में बताए हैं? फुटों में। जी डॉक्टर साहब। तो अब मान लिया ये वैसे एक बात और भी डॉक्टर साहब सुनी है कि भाई ये तिरछी लाइन का फासला ऐसे होना चाहिए। हाँ। वो क्या सिस्टम है? ये क्या है कि पहले जब भी बाग लगे हुए पुराने, वो सब एक ही फासले पे लगे हुए 30 बाई 30 फुट पे 20 पे, लेकिन अब ऐसा नहीं है जी। अब क्या है कि पहाड़ दक्षिण की जो पौधों का फासला उसको आप कम कर सकते हैं जी। और परवा पिछवा के फासले को बढ़ा सकते हैं। जी जी। ताकि उसके अंदर सारा दिन धूप आए, 11 बजे से लेकर 3 बजे तक खेत में धूप मिले जी। और उसकी जो रोटेशन है वो भी ठीक रहे जी। साथ में जब आपने उसमें मान ले ट्रैक्टर चलाना है, क्योंकि आज से पहले दिक्कत क्या आती थी, रोटावेटर नहीं था जी। लेकिन जब से रोटावेटर आया है अब बाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेवल खराब नहीं करता। जी डॉक्टर साहब। तो पहले दोनों साइड की बाई करनी पड़ती थी ताकि लेवल बराबर करना पड़े, करा भी चलाना पड़ता था। अब करे की जरूरत नहीं है जब से रोटावेटर आया है। तो डॉक्टर साहब बात आई कि भाई पौधों का चुनाव हो गया और ये भी सोच लिया और एक निश्चय कर लिया कि हमने भाई इस तरीके से पौधे लगाने हैं। फिर बात आती है कि भाई खड्डे कैसे खुदाई करें, जो सही तरीका, सटीक तरीका जो है खड्डे खोदने का। बिल्कुल, वो बताओ। क्योंकि खड्डे खोदने से पहले आप जो है जो आपने रूपरेखा तैयार की उस हिसाब से उस पर डंडियां गाड़ लें आप सेंटर में, और सारी डंडियों को आपस में देखें और सारी एक लाइन में होनी चाहिए। एक लाइन में होनी चाहिए। उसके बाद आपने कसी से नहीं खुदवाना है गड्ढा कोई भी। अगर 2-4 पेड़ लगाने तो कसी से खोद लीजिए जी। आजकल बर्मा आता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास बर्मा है, उनके ठेकेदार को ठेका दिया हुआ उन्होंने जी। और वो ठेके के हिसाब से गड्ढे खोदते हैं जी। तो वो गड्ढा लगभग जो है 6 फुट तक चला जाता है उनका बर्मा जो है जी जी। और उसकी 24 इंच की चौड़ाई होती है, लगभग 2 फुट की चौड़ाई होती है जी। अगर उससे आप बर्मे से अगर खुदाई करवाते हैं तो उसके आपको 2 फायदे होंगे।
नंबर एक तो नीचे अगर कोई भी सख्त लेयर है उसको भी तोड़ देगा वो, जी है कंकर बजरी है उसको भी बाहर निकाल देगा। जी और उसके बाद आपने देखा भी इसमें नीचे की मिट्टी खराब है तो ऊपर की जो बढ़िया मिट्टी है आप वो नीचे डाल दीजिए, जी 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 और ऊपर की जो मिट्टी है उसमें जो आपके पास बाकी मिट्टी बच गई है उसमें आप 2 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा खाद मिला के ऊपर का लगभग 2 से 3 फुट का जो गड्ढा है उससे भर दीजिए। जी उसके बाद आप उसमें जो है आराम से उसका लेवल करके पानी दे दीजिए गड्ढे में पहले, जी डॉक्टर साहब। तो जितना बैठना उसने वो बैठ जाएगा। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये तो बात हुई गड्ढे की खुदाई की। अब गड्ढा जैसे मान लिया आज खुदवाया तो उसको फिर पौधा कितने दिन बाद लगाना चाहिए उसमें? क्योंकि सर्दियों में जो फरवरी मार्च में जो हम लगाते हैं पौधे उसमें ज़्यादा पहले गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आजकल है जी ये फायदेमंद है क्योंकि हमने ये देखना है कि भाई बारिश का पानी गड्ढा पीता है कि नहीं पीता है, अच्छा, तो इसलिए पहली बारिश होने के बाद ही उसमें पेड़े लगाने। यानी खड्डे खुदवा दें हाँ, और बरसात होने का भराई करवा दे, भराई करवाने के बाद उसका लेवल हो गया, जी लेवल के बाद उसको एक बारिश होने दें उसमें पूरी। जी जब पूरी बारिश हो जाए और उसमें गड्ढा पानी पीने लग जाए और आपको ये पता है कि इसमें पानी खड़ा नहीं होगा तो उसके बाद आप उसमें पेड़ा लगाएं। दूसरा इसमें फायदा क्या है, कई बार क्या होता है किसान कच्ची खाद डाल देता है गोबर की। जी अब कच्ची खाद में अगर पेड़ा लगाओगे तो गर्मी पैदा करेगा, जी तो उसमें कहेंगे डिमक भी आएगी, बीमारी भी आएगी। उससे तो अच्छा ही है उस पर एक बारिश पूरी निकलने दे उसके ऊपर। यानी कि जब तक उस पर एक बारिश पूरी ना चली जावे तो तब तक सही पता नहीं लग सकता कि भाई ये यहाँ कामयाब होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा। तो इस करके बरसात का एक पानी तो देख ही लेना चाहिए भी ये खड्डे में अच्छी तरह पानी पी भी रहा है कि नहीं। अगर बरसात अगर ट्यूबवेल उसके पास है तो और भी फायदा है, जी वो मई में गड्ढे खोद ले, जून में उसको भर दे पानी से एक बार खेत को, पता लग जाएगा पानी पी लिया तो उसमें क्या है बरसात होने से पहले उसका भाग लग जाएगा, जी 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 तो उसको बरसात की इंतजार नहीं करनी पड़ेगी। जी। तो ये तो बात हुई खड्डे खोदने की कि खड्डे खोद लिए। अब बात आती है कि खड्डे खोद लिए, बरसात का पानी एक बार आ भी लिया, बत्तर भी आ गया, खड्डे तैयार हैं, तो अब डॉक्टर साहब ये बताओ कि भाई जो पौधा जो लगाने जा रहे हैं अब उसकी सही वैज्ञानिक विधि आप क्या अनुशंसा करते सबसे हो? पहले तो ये है किसान भाई को ध्यान देना पड़ेगा भाई पौधा वो कहाँ से खरीदता है। अच्छा, क्योंकि भारत सरकार की कुछ प्रमाणित नर्सरी हैं जी जो पिछले 6-7 साल से प्रमाण पत्र मिला हुआ है जिनको, जी जी उनको स्टार 1 भी मिला हुआ है, 2 भी, 3 भी, उनको स्टार से उनकी रेटिंग किया हुआ है। जी तो उनके पास जो भी पौधे हैं उनसे पहले ये पूछे भी आपको किस पौधे का स्टार मिला हुआ है। अगर उसकी अमरूद की नर्सरी को मिला हुआ तो अमरूद का पौधा उसी से खरीदे, जी जी। क्योंकि कुछ नर्सरी ऐसी हैं जो बाहर से लाके पेड़े बेचती हैं, उनके पास अपने पेड़े तैयार नहीं होते, अच्छा, तो उनमें किसी को ये नहीं पता होता कि इसका रूट स्टॉक क्या है, मूल व्रत क्या है। हाँ तो पौधा हमेशा मूल व्रत के ऊपर चलता है, अगर मूल व्रत अच्छी क्वालिटी का है, बढ़िया है, तो पौधा बढ़िया चलेगा। तो डॉक्टर साहब ये तो बात आपने बहुत अच्छी बताई कि हमने ये तो देखना पड़ेगा जब हम पौधा खरीदने जाएंगे। पहली बात तो बागवान भाइयों को नर्सरी के बारे में भी ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। जरूरी है। तो आसपास में जो स्वीकृत नर्सरियां हैं जिनकी विभाग भी अनुशंसा करता है उनके बारे में थोड़ा बताओ डॉक्टर ऐसा है ये नर्सरी जो जिसकी एक्रीडेशन हुई है, प्रमाण पत्र मिला हुआ है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर सारी नर्सरियों की लिस्ट बनी हुई है, वहां से देख सकते हैं। वहां से देख सकते हैं। ये नहीं बहुत तो अच्छी बात बताई दूसरा आपने। क्या है कि आप उद्यान विभाग के पास जाइए, जी उस जिले की जितनी भी नर्सरी एक्रीडेशन क्या है उनकी फीस उनके पास आती है, जी जी जी। तो वो सारी रजिस्टर्ड है उनके पास। यानी उद्यान विभाग हरियाणा से संपर्क कर लें, जिला स्तर पे हर जिले में दफ्तर हैं और अगर वो ब्लॉक लेवल पे बैठे तो वहाँ भी अधिकारी बैठे हैं, तो उनसे पहले इस बारे में सलाह मशवरा कर लें कि भाई कौन सी नर्सरी कहाँ नज़दीक पड़ेगी और कहाँ से कौन सा पौधा ले लेना चाहिए, तब पौधे का इंतजाम करें। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब पौधे का इंतजाम होने के बाद हमारा सवाल था कि भाई सही तरीका पौधा लगाने का क्या है? हाँ, इसमें एक दिक्कत आती है जी। खासकर आम के मामले में देखा गया है पिछले कई सालों से। कुछ नर्सरी ऐसी है जिनके पास मिट्टी अपनी नहीं होती, वो बाहर से मिट्टी मंगवा के आम के पेड़े तैयार करते हैं। ठीक। तो इसमें क्या है, जो भी पेड़ा गाची के साथ आएगा, क्योंकि बरसात के मौसम में जितने पेड़े आते हैं वो गाची के साथ आते हैं, तो उनमें गाची के साथ आते हैं, तो वो गाची के साथ जब लेके आएंगे तो गाची टूटनी नहीं चाहिए बीच में रास्ते में, तो इसलिए गाची रेतीली मिट्टी की नहीं होनी चाहिए। तो आम में तो अगर गाची टूट जाएगी तो आम चलेगा नहीं कभी भी। जी जी। इसलिए अब जो है ज्यादातर सिफारिश ये की हुई है अभी नर्सरी वही खरीदो जो पॉलीथीन की थैलियों में तैयार की हुई हो। यानी पॉलीथीन की थैली में तैयार होना चाहिए पौधा, ताकि उसका जो जड़ है या कोई भी जड़ का हिस्सा टूटने ना पाए। बहुत अच्छी बात बताई। तो उसको फिर सीधा उस खड्डे में किस तरीके से रखना डॉक्टर साहब, उसके बारे में थोड़ा। उसका तरीका क्या है, जितना उसका साइज है जी, उसमें 2 चीजें देखनी होती है। नंबर 1 तो थैली का साइज क्या है जी, दूसरा उसमें कलम कहाँ चढ़ाई हुई है। जी। कई बार नर्सरी वाले ज्यादा ऊंचाई पे कलम चढ़ा देते हैं, तो जो कलम है
वो सिर्फ जमीन से 4 इंच या 3 इंच ऊपर होनी चाहिए बस। जमीन से 3 या 4 इंच से ऊपर नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। भाई इससे ज्यादा ऊपर होगी तो फिर उसका नुकसान है। उसका नुकसान ये है कि वो नीचे से फूटना शुरू कर देगा। तो ऊपर का जो अपना अच्छी किस्म है वो तो बेकार हो जाएगी, नीचे से जो मूलवरत है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो पौधा रखा गया डॉक्टर साहब खड्डे में, फिर माटी किस तरीके से ढकनी? हाँ, इसमें दूसरा क्या है, काफी लोग जो ट्रेंड माली है उनको तो पता है, लेकिन अनाड़ी आदमी क्या करते हैं, वो जैसे ही पौधा रखेंगे तो पाँव के समय तो सबसे पहले गाची के नजदीक से पाँव टेकेंगे। अच्छा, जबकि पौधा अगर लगाना है तो उसको बाहर से दबाते हुए अंदर की तरफ लाना है। बाहर से अंदर की तरफ दबाते हुए दबाना है, हाँ। अंदर से बाहर की तरफ। अंदर से बाहर की तरफ नहीं जाना। कितनी बढ़िया बात बताई। तो डॉक्टर साहब इस तरीके से हमने जो है पौधे को मिट्टी से ढक दिया और पौधा लग गया, तो सिंचाई तुरंत कर दें? हाँ, उसके बाद जैसे ही आपने पौधा लगाया सिंचाई उसकी तुरंत कर दें जी। और उसके साथ बाई चांस आपके पास कोई भी कीड़े मार दवाई नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक ही दवाई की सिफारिश है अभी तक, जो क्लोरोपाइरीफॉस आती है, दिमक की दवाई जिसको बोलते हैं। जी जी। अगर आपने वो नहीं डाली पहले, वैसे तो पहले ही डाल लेनी चाहिए लगाने से पहले ही, खड्डे में ही? हाँ, गड्ढे को स्टरलाइज कर लेना चाहिए पहले। बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं डाली है तो पहला पानी तो आप ऐसे ही दे दें जी लेकिन दूसरे पानी में क्लोरोपाइरीफॉस जरूर डालें, जी। और वो भी 5 ml 1 लीटर के हिसाब से, और हर गड्ढे में कम से कम 5 लीटर पानी जरूर पड़ना चाहिए। जी, एक खड्डे में 5 लीटर पानी हो और 1 लीटर पानी में 5 ml मिलीलीटर यानी दवाई 25 मिलीलीटर एक खड्डे में जरूरी है। जरूरी। तब ये सही तरीके से इसका दिमक का और इनका चींटियों का उपचार होगा। तो इसके अलावा और डॉक्टर साहब कुछ आप इसमें और कई कहना बार चाहते क्या हो? होता है, नर्सरी जो पौधा होता है वो ज्यादा बीमारी के कारण मरता है, लेकिन लोग कहते हैं दिमक के कारण मरा है। इसमें क्या होता है, कई बार सीलन ज्यादा रह जाती है या कच्चा गोबर यूज कर लेते हैं जी। उसमें क्या होता है, रूट रोड जड़ गलन रोग जो है वो आ जाता है। उसके कारण पेड़ सूखना शुरू हो जाता है। तो बाद में जब पेड़ सूख जाता है तो उसको पाड़ते तो उसमें डिमक लगी मिलती है, तो वो कहेंगे डिमक के कारण मर गया। वो डिमक के कारण नहीं मरा, जी मरा तो बीमारी के कारण है। जी जी। तो डिमक ने तो उसके बाद अपना काम शुरू करना था, वो किया। हाँ भाई उसका तो काम लकड़ी को जो गड़ाना है। जी 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 जी। तो डिमक कभी भी जिंदे पेड़ को नहीं खाती, इसलिए हमेशा किसान भाई को याद रखना चाहिए, अगर जिंदे पेड़ को डिमक खाती तो आज तक जितनी भी फॉरेस्ट प्लांटेशन है सारी खत्म हो जाती। सारी खत्म हो जाती है। कितनी बढ़िया बात बताई। सड़क के साथ साथ जितने पेड़ खड़े हैं इनमें भी डिमक, आज ऊपर से सुखा दो आप काट के, अगले दिन डिमक खा जाएगी, लेकिन जब तक वो खड़ा है कभी डिमक उसको नुकसान नहीं करेगी। ठीक बात डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब पौधा लग गया है, पहला पानी दे दिया आपने, और अब आगे जो बागवान भाई हैं वो पौधे पालने भी तो है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल। तो उसके लिए मतलब बागवान भाइयों को कब कब पानी देना चाहिए? ऐसा शुरुआती सबसे हालत पहले में? तो ये ध्यान रखना चाहिए कि बागवान भाई क्या करते हैं, कोई कह देता है इसमें आप रासायनिक खाद डाल दो। जब तक पौधा आपने उसमें लगाया है, बाग में लगाया, जब तक उसमें नई फूट ना आने लगे, जी जब तक कोई रासायनिक खाद न डाले, जी। जिस दिन उसमें नई फूट आनी स्टार्ट होगी तो आप समझ लिया आपके पौधे ने जड़ पकड़ ली है और ये पौधा इस जमीन में चल चुका है। उसके बाद आपने रासायनिक खाद डालना है, उससे पहले नहीं डालना है। और रासायनिक खाद में एक ध्यान रखना है, जब तक आपका पेड़ा फल देने लायक ना हो जाए तब तक आपने डीएपी ज्यादा नहीं देना है, यूरिया पे ध्यान देना है। जी, यानी कि उसकी बढ़वार होती रहे, बढ़वार होती रहे, तो यूरिया पे ध्यान देना है। डीएपी डालो, थोड़ा डालो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है पौधे को मजबूती के लिए। जी, और जब फल देने लायक हो तब फिर डीएपी का जोर दो, इस्तेमाल करना। फिर डीएपी का इस्तेमाल करो, तो फिर यूरिया का कम कर दो, जी, डीएपी की डोज बढ़ा दो ताकि बढ़वार ज्यादा ना हो और फल ज्यादा है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर देवेंद्र चहल, आपने बहुत विस्तार से सारी बातें बताई। जो भाई बाग लगाने की सोच रहे हैं या जिन भाइयों ने बाग लगा रखे हैं, हमने ऐसी उम्मीद है कि दोनों ही इस बातचीत से जरूर फायदा उठाएंगे। बिल्कुल उठाएंगे। तो डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए, बेशकीमती जानकारी दी, इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर देवेंद्र चहल और विषय था हमारा आज की बातचीत का बाग लगाने में सावधानियाँ। भाइयों, मौसम के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि आज का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। कल के मौसम के बारे में पूर्वानुमान ये है कि कल तापमान घट करके 39 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान भी घटेगा। मामूली गिरावट के साथ ये 27 डिग्री सेल्सियस इसके रहने की संभावना है। कल के किसान वाणी कार्यक्रम में जो हम चर्चा लेकर के हाजिर होंगे वो एक चर्चा रहेगी हमारी जल संरक्षण के बारे में कि जल संरक्षण का क्या महत्व है, और दूसरी हमारी चर्चा का विषय रहेगा बासमती धान की सीधी बिजाई किस तरीके से हो, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और अब आपका करा दे मनोरंजन। आइए सुनते हैं रागनी जिसको हमने लिया है किस्सा कृष्ण सुदामा से,
और गायक हैं राजकिशन अगवानपुरिया। आइए सुनते हैं। नो बोला एक बार भिखारी आया, थारे दर्शन का तसाया, कोई होगा लोक मकाम, वो कह रहा अंदर जाना से बाहर भिखारी बाहर खड़ा कह रहा कृष्ण कृष्ण, फेट लू त जब हो जिया परसन, थारे दर्शन करना चाहता, तुम 3 लोक के दाता, वो कह रहा सच्चा दाम, तेरा यार भी पुराना से सुंदर चेहरा मीठी बोली, खड़े न तहान बचेरी बोली, बोली सकल बहुत सर मार्या, माथे पे तिलक चढ़ाया, मन दिखे सुंदर श्याम, उका ब्राह्मण के साथ पाड़ा से बाट में चलता चलता हारा, वो प्रभु जी गुण गावे से हारा, मेरा प्यारा कृष्ण मुरारी, मारी बालकपन की यारी, उन्हें कह दिया हाल तमाम, वो तो अकल बंद घना शाना से जगन्नाथ रटो भवानी मात, सिर पे सतगुरु जी का हाथ, सिर पे सतगुरु जी का हाथ, को बात रात दिन कर जा, फिर आप सबके जर जा, तेरा
सब हो जागा नाम यो तो सदा उम्र का काना से बाहर भिखारी आया थारे दर्शन का दशाया कोई होगा लकवा का मेरा अंदर जाना से बाहर भिखारी आया थारे दर्शन का दशाया कोई होगा लकवा का बार भिखारी आया तेरे दर्शन का तिसाया। ये आपने रागनी सुनी राज किशन अगवानपुरिया और इनके साथियों की आवाज़ में। भाइयों, बहुत सारे भाइयों ने गोबर गैस प्लांट लगा रखे हैं और बहुत सारे भाई ऊर्जा की बचत को देखते हुए गोबर गैस संयंत्र को लगाने की सोच भी रहे होंगे, लगा ही रहे हैं। तो जब गोबर गैस संयंत्र लगावें तो कुछ खास बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जब जहाँ गैस संयंत्र लगाओ तो पशु बांधने की जगह उसके पास हो तो बहुत सहूलियत रहती है। एक तो ये बात ध्यान रखने की है। दूसरी ये कि गैस संयंत्र की जो जगह है, गैस उपयोग जगह से कम दूरी पर होगा तो उसमें क्या होगा कि गैस की जो गुणवत्ता भी बनी रहेगी और गैस को ले जाने में पाइप की कम ज़रूरत पड़ेगी। ये ध्यान रखने की बात है। तीसरी बात ये रखनी चाहिए ध्यान में कि गैस संयंत्र में गोबर पानी के मिश्रण में माटी नहीं होनी चाहिए, इससे फिर गैस बनने में दिक्कत आवे। और चौथी बात का ध्यान ये रखना चाहिए, गोबर गैस संयंत्र जब लगा रहे हैं तो गोबर गैस संयंत्र की जगह के 30-35 फुट की दूरी के अंदर कोई पीने के पानी का स्रोत ना हो, यानी हैंड पंप या नलका या कुआं इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और गैस संयंत्र लगाने की जगह मकानों, दुकानों और आम रास्तों से भी दूर होना चाहिए। तो ये इसके लिए भारत सरकार समय समय पे अनुदान भी दे रही है किसान भाइयों को। तो इसकी जानकारी लेकर के कृषि विभाग के अधिकारियों से और ये हम कर सकते हैं कार्रवाइयाँ कि भी अनुदान भी मिले और हमारा काम भी बढ़िया चले। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई ने दो इजाज़त। अच्छे भाइयों, राम राम। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।